नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आपका यूनिट नंबर 1 एंड यानी कि आपके पेपर 1 का है ना, पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोइंग टू स्टार्ट योर यूनिट नंबर 3rd। सो आज आपके यूनिट नंबर 3rd का पहला लेक्चर है। सो अगर गाइज आप अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस होंगी एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, बस आपको चैनल पर विजिट करना है एंड अपनी जितनी भी क्लासेस हैं उसको प्रॉपरली क्या करना है, देखते रहना है। ठीक, तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सो गाइस प्लीज़ आप जरूर से चैनल पर विजिट करें एंड ईजिली आप वहाँ से चैनल को क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया मीन स्वतंत्र भारत में शिक्षा का क्या अभिप्राय रहा, और उस समय की जो शिक्षा थी उसका क्या नेचर था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी क्या मीनिंग्स थी, उसकी क्या डेफिनेशन थी ना। तो इन सारी बातों को क्या करना है, हमें देखना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप अपना सिलेबस भी देख लीजिए, हमने सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो से मैच करिए। बिल्कुल ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं। तो वन बाय वन हम लोग इस पे कवर करते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू ऑल, कि आज क्या है, आज 13 फैब है। तो आपका 10 फरवरी तक आपका बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म था गाइज, वो आउट हो चुका है। इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम दिस सेशन, मतलब ये आपका 26 से 28 वाला जो सेशन है, अगर आप झारखंड से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से, मीन्स आप किसी भी स्टेट से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, तो अगर आप लोग यूपी से बीएड करना चाहते हैं और आपको अगर हमारे से एडमिशन हमारे थ्रू लेना है, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है। तो आपको क्या करना है, आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम का लिंक है ना, आप डेफिनेटली इससे जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ इफ़ you guys want to healthy discussion with each other, so please join our telegram group as well, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जुड़कर के इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जितने भी क्लास की लिंक्स होती हैं, जितने भी आपकी अपडेट्स होती हैं, जितने भी नोट्स होती हैं, पीडीएफ्स एंड ऑल, हम सब कुछ इसी ग्रुप में और चैनल पर शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हमारे साथ कहाँ पे जुड़ जाना है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ के रहना है। ठीक, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। एड्रेस, अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। जो हमारा एड्रेस है ये दिया गया है ऑलरेडी। तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। एंड अगर आप नहीं आ सकते, डेफिनेटली आप हमारे दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया भी है, 9919599066 एंड 80906566। तो ये हमारा 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या, अभी तो रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आने वाला है, और हमने जितनी भी नोट्स प्रोवाइड करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे बहुत हेल्प मिली है। एंड आप हमारे चैनल पर बच्चों की फीडबैक्स भी हैं, डेफिनेटली आप उसको देखें, तो आपको ज़रूर से पता चल जाएगा कि हमारे में क्या ऑथेंटिसिटी है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो आप सबका पूरा मतलब एकदम वेल प्रूफ के साथ हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग को देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक, तो देखते हैं कि एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया refers to the development and transformation of the Indian education system after independence in 1947 to meet democratic, social,
इकोनॉमिक एंड नेशनल नीड्स मीन्स व्हाट, मीन्स जो स्वतंत्र भारत में शिक्षा का अर्थ यानी कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद की जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी ना, उसके विकास में जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी चेंजेस आए, जो भी उसमें लाइक मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो भी उसमें लाइक आधुनिकीकरण हुआ, जो भी उसमें टेक्नोलॉजी को हमने इंक्लूड किया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो परिवर्तित होती हैं, वही हमारी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया को रेफर करती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को क्या हुआ, पूरा किया जा सके। मतलब ये परिवर्तन किस लिए हुआ था? अब अगर हम लोग बात करते हैं लोकतांत्रिक आवश्यकता की, इसका मतलब क्या है? इससे तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक आवश्यकता में इससे यही तात्पर्य है कि समाज में समानता, न्याय एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होती है। अगर हम बात करते हैं समाज में समानता, कि सबको इक्वल चांस मिले, है ना, कोई भी कम ज़्यादा, ऊंच नीच, बड़ा भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, और सबको न्याय मिले, मतलब समान न्याय मिले। अब ये नहीं कि अगर विधायक के घर का बेटा है तो उसको न्याय मिलेगा, अगर वो ऐसे नॉर्मल पर्सन है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्यायपालिका सबके लिए इक्वल है और सही समय पर, मतलब एक उचित समय पर ही अपना निर्णय दे, और वो जनता के फेवर में हो। अगर जनता गलत है तो जनता भी उसकी लाइक फटकार सुने, अगर सरकार गलत है तो सरकार को भी, मतलब एक समानता और न्याय। साथ ही साथ में क्या करना है कि सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, यही हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी सामाजिक आवश्यकता की, कि हमें अवेयर होना है, हमें जागरूक होना है कि समाज के क्या वैल्यूज़ हैं, समाज के क्या नॉर्म्स हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स एक जो शिक्षा होती है ना, मीन्स शिक्षा के द्वारा हम समाज का, और शिक्षा के ही माध्यम से हम अपनी इकोनॉमिक, मीन्स हमारी जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको भी, साथ ही साथ हमारी जो राष्ट्रीय आवश्यकता होती है उसको भी हम पूरी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा सोर्स है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोकतांत्रिक हो, चाहे फिर सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह राष्ट्रीय हो, वो किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता होती है उसको हम पूरा कर सकने के योग्य बन पाते हैं। तो ये रहा अर्थ इसका। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ planned and organized effort by the state to provide universal, equitable and quality education to all citizens for national development। मीन्स कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा राज्य द्वारा किया गया एक योजनाबद्ध और संगठित प्रयास है। मीन्स अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे टोटल 28-29 राज्य है ना, और ये कहीं ना कहीं सारे राज्य आपस में मिलकर के, संगठित होकर के, व्यवस्थित होकर के और योजनाबद्ध होकर के हम अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। तो बिल्कुल अब इन सारे राज्यों का एक ही उद्देश्य है कि हमें अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, उसका भी ऑब्वियस सी बात है कि उसका डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग प्लान करके और ऑर्गेनाइज वे में क्या करते हैं, हम एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को क्या करना, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। गुणवत्तापूर्ण इन द सेंस वही क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है कि क्या शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक हो पा रही या नहीं, जिसको भी इसकी नीड है। आई मीन शिक्षा तो एक ऐसी लाइक आवश्यकता है, इसकी नीड तो सभी को होती है, चाहे वो आप हो, चाहे हम हैं, या फिर अगला कोई पर्सन हो। तो हमें इसी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए कि उसको हम यूटिलाइज कर पाए, उसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से, उससे हम लाइक छुटकारा हमें मिले, हमें निजात मिल पाए, है ना, और हम समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट कह सकते हैं ना, कि अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो कुल मिलाकर के, और अगर हम समाज देखो, एक व्यक्ति से क्या होता है, हर एक एक व्यक्ति से फैमिली बनती है, हर फैमिली से क्या होते हैं, समाज बनता है, और सब समाज को मिलाकर के क्या बनता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कि पूरा टाउन बनता है, फिर एरिया, कॉलोनी, फिर हर एक कॉलोनी से जुड़ करके एक मंडल बनता है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर स्टेट बनता है, सॉरी हाँ, फिर स्टेट बनता है, फिर नेशन बनता है। तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति का
अपना ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है कब, आफ्टर 1947, जो हमारा राष्ट्रीय विकास जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एजुकेशन का जो प्रावधान है या फिर जो भी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली हैं। फिर अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन वॉज considered a powerful instrument for nation building and social transformation। मीन्स कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का क्या एक शक्तिशाली साधन माना गया है। मीन्स जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, होता क्या था, देखिए जब जिस टाइम तक ब्रिटिशर्स हमारे पे आए थे, ऐसा नहीं था कि हमें एजुकेशन हमारे पास नहीं थी बट उतनी अवेयरनेस नहीं थी, है ना। जब हमारी अवेयरनेस क्यों नहीं हो पाई कि उन्होंने हमको दबा के रखा था। अब हमें बस एक प्रकार से ना बाबू, जस्ट बस हम उनका असिस्टेंट बन पाए, उनके हम क्लर्क बन पाए, बस उनको अपना काम हमसे निकलवाना था। बस इस तरीके से हमारी जो मानसिकता थी ना, उसको उन्होंने क्या करा था, जकड़ के रखा था। तो जब हमारे अंदर थोड़ी सी, अच्छा उससे हमें उभरने का क्यों नहीं मौका दिया उन्होंने, उनको लगा कि अगर हम इनको उभरने का मौका दे देंगे तो डेफिनेटली हमारा विरोध करेंगे, है ना, हमारे अगेंस्ट जाएंगे। तो फिर हमारी जो जो हमारी कंपनी चल रही है, जिससे हमारा हम लूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इससे हमारा तो भरण पोषण नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आती है, जो हमारे यहाँ कमेटीज़ बनती हैं, जो हमारे यहाँ समितियाँ बनती है, हमारे रिफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, है ना। हम जब थोड़ी बहुत अवेयर हो पाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग, हमें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग हमें अपनी खुद की शिक्षा नीति बनानी चाहिए। हमें खुद से अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपना अपनी स्वतंत्रता हमें इनसे छीन लेनी चाहिए। वैसे तो कोई स्वतंत्रता किसी की लेता नहीं है, कोई देता नहीं है, उसको छीनना पड़ता है। तो क्या किया हमने उनसे, अपना छीना इन द सेंस कि हमने अपने हक का उनसे अपना अलग किया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग अवेयर हुए, हम जागरूक हुए, और वही जागरूकता किस वजह से, शिक्षा की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। तो धीरे धीरे जब सारी चीज़ें हुई तो हमारा सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये शिक्षा ही एक शक्तिशाली साधन माना गया, किसके लिए, ये हमारे राष्ट्र निर्माण में, सामाजिक परिवर्तन में। अगर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक शिक्षा, है ना, सबसे पहले डेमोक्रेटिक एजुकेशन मीन्स प्रमोट्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को क्या करती है, बढ़ावा देती है। कौन सी, जो हमारी डेमोक्रेटिक एजुकेशन। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, कि हम फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, इन द सेंस कि हम बोल पाए, हम अपनी चीज़ों को रख पाए बिना किसी हेजिटेशन की, इन द सेंस कि इसका ये मतलब नहीं कि मनमानी करना, कि जो अप्रोप्रिएट है, जो सही है, उसको हम रख पाए। यही हमारा डेमोक्रेटिक क्या होती है, ये एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्युलर एजुकेशन मीन्स धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। इसका क्या मतलब है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मीन्स धर्म के आधार पर भेदभाव हमें नहीं करना है, कि आप हिंदू हैं, कि मुस्लिम हैं, कि सिख है, या फिर क्या है क्या नहीं है, कि आप क्रिश्चियन है ना, मतलब आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, इससे नहीं मतलब है। शिक्षा सबका अधिकार है और सब तक पहुंचनी चाहिए, है ना, हर घर शिक्षा, जन जन शिक्षा, वही वाला कॉन्सेप्ट हमें देखना है, और वो हमें आफ्टर 1947 देखने को मिलता है। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मीन्स कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा, जैसे एक अभियान था ना, सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी के लिए शिक्षा का क्या होना चाहिए, वो अभियान होना चाहिए, सब तक शिक्षा पहुंचानी चाहिए। अब वो गांव का है कि शहर का है, वो बहुत बड़े घराने का है या फिर छोटी फैमिली से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर, बट शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, स्पेशल फोकस ऑन वीकर सेक्शन मीन्स कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी उससे जो उनकी गरीबी है, उनसे निकल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, मतलब जिन बच्चों तक 2 वक्त की रोटी का भी नहीं ठिकाना है, एटलीस्ट उन तक तो और विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम उनकी कुछ हेल्प कर पाए। तो वो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जिसके थ्रू हम उनकी क्या कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, ये हमने देखने को मिलता है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकता, और अगर हम देखिए, हर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से हम
चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात, चाहे आप फैमिली इंटीग्रेशन की, अगर जहाँ पर अवेयरनेस होती है, जहाँ पर जागरूकता होती है, जहाँ पर समझदारी होती है ना, वहाँ पर झगड़े भी बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक यूनिटी में बंध पाते हैं। डजंट मैटर हम कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, बट हमारी जो एकता है उसमें हम एकता के सूत्र में बंध पाते हैं। कब? जब हमारे पास शिक्षा होती है। और ये भी पता है कि जब हम एकता में बंधते हैं तो बहुत लोग उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम समझदार होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं और जब हम शिक्षित होते हैं ना, तो हमें कोई टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकता है। इस वजह से शिक्षा की बहुत बड़ी महत्ता हमें देखने को मिलती है। अब कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान वो क्या है शिक्षा से रिलेटेड। मीन्स आर्टिकल 47 मीन्स अनुच्छेद 45 में क्या कि फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ऐसा जो आपकी वर्धा शिक्षा योजना जो हमने कल पढ़ी थी यूनिट नंबर 2 की जो लास्ट क्लास थी, जो वर्धा शिक्षा योजना थी, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम शिक्षा है ना, जो गांधी जी ने दी थी 1937 में, तो उसमें भी हमें यही बताया गया था कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, उन बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी ही चाहिए। फिर आर्टिकल नंबर 46 मीन्स अनुच्छेद 46 में यही कह सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन मीन्स कमजोर वर्गों को क्या उनके लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है। वही ना कि उन बच्चों को जिन तक लाइक 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, जो मिड डे मील वगैरह आया वो किस लिए आया कि जब बच्चों का पेट भरा रहेगा ना, कहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पेट में भूख लगे तो हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, हमारा दिमाग ही नहीं लगेगा उस पर। तो वही कि मिड डे मील वगैरह बाकी जो सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही, किस वजह से? इसी वजह से कि बच्चों को एटलीस्ट हम उनका लाइक पेट भर पाए, तो जिससे उनको पढ़ने में भी थोड़ा बहुत मन लगेगा। इसी वजह से सारी चीज़ों को कमजोर तबके के जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनको शिक्षा उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य माना जाता था। जो आपका ये अनुच्छेद नंबर 45 है और अनुच्छेद नंबर 46 है, ये आपके भाग 4 का है, भाग 4 से रिलेटेड है। और ये वाला जो आर्टिकल नंबर 21A है, इस अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, इसमें क्या था कि राइट टू एजुकेशन मीन्स 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का जो शिक्षा, इसको मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया था। तो ये आपके भाग नंबर 3 से है, शायद जितना ये वाला मुझे याद है, तो ये भाग नंबर 3 से लिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आर्टिकल नंबर 45, 46 एंड 21A ये हमें देखने को मिलता है। अब हम कुछ मेजर कमीशंस देख लेते हैं शिक्षा के लिए, जो हमारी लाइक 1947 के बाद आता है। सबसे पहला हमने जो देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में 1948 से 1949 तक जो इसके लाइक चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। मतलब इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है और इसी को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से, और ये किसकी बात करता है? ये फोकस ऑन हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स मीन्स उच्च शिक्षा के सुधार के बारे में ये आयोग बात करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये 1952-53 आता है और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर A.L. मुदालियर थे। और इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे बात करी थी कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें सुधार होना चाहिए। उसके बाद आपका कोठारी आयोग आता है। अगर आप नेट चालक वगैरह का पेपर दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि इन सब से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आप ये नेट का पेपर नहीं हो तो आपका B.Ed का है, बट हाँ फिर भी अगर इफ़ यू गाइज वांट टू गेन गुड मार्क्स ना, सो यू गाइज हैव टू राइट these topics in your exam copy ना, definitely you will get good marks in your exam। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कोठारी कमीशन की 1964 to 66। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो डॉक्टर D.S. कोठारी, इनका पूरा नाम आप देखा जाए तो दौलत सिंह कोठारी था। इन्होंने एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट मीन्स राष्ट्रीय विकास की शिक्षा के लिए बात करी थी और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था क्या? 10+2+3 पैटर्न मीन्स 10+2 प्रणाली की शिक्षा की सिफारिश भी की थी। तो ये हमने देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ना, उसके बाद कोठारी कमीशन, तो ये हमने देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, कुछ राष्ट्रीय शिक्षा की नीतियां हैं वो क्या क्या है, आइए हम लोग ये नजर इस पे डालते हैं। बस आपको जनरली, चूंकि आप इस पे रिसर्च नहीं करने जा रहे ना, बस ये तो आप एक क्वेश्चन का मैटर पढ़ रहे हो। अगर हमें डीप करना होगा तो स्पेशल इसकी फिर अलग से क्लास बनेगी। बस आई एम जस्ट डूइंग फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि NEP
68 सबसे जो हमारी पहली वाली आती है ना NEP 1960 में 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें देखते हैं कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में समान शैक्षिक अवसर की इसमें बात होती है कि सबके लिए शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो पाए। फिर उसके बाद 1986 में क्या होता है NEP संशोधित 1992 वाला 1986 की 1986 में जो आती है फिर उसका संशोधन 1992 में होता है। इसमें क्या होता है कि त्रिभाषा सूत्र की बात होती है ना, वेल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। फिर उसके बाद और क्या देखने को मिलता है, अच्छा ये सब 1992 में ही संशोधन होने के बाद हमें देखने को मिलता है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये तो बताया हमने। फिर वुमेन एंड एडल्ट एजुकेशन पे भी फोकस करा गया, मीन्स महिला एवं प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद से काफ़ी टाइम बाद आती है NEP 2020, है ना, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आता है ना। फिर स्किल बेस्ड एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन होल डेवलपमेंट की बात करते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। फिर इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन मीन्स NEP 2020 में क्या दिया गया था कि मतलब शिक्षा की संरचना में क्या क्या आया। ओल्ड पैटर्न मीन्स 10+2+3 पुरानी व्यवस्था को 10+2+3 मतलब इसको न्यू पैटर्न में लाया गया। वो क्या था कि 5+3+3+4 नई व्यवस्था के रूप में देखा गया, है ना। फिर इसके कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फाउंडेशनल मीन्स आधारभूत जो एज बताया गया वो 3 to 8 वर्ष के लिए, मतलब 3 से 8 साल के लिए। फिर प्रीपरेटरी पीरियड को क्या किया गया कि 8 से लेकर के 11 8 से 11 साल। फिर मिडिल को क्या 11 से लेकर के 14 साल। फिर सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के लिए जो एज बताई गई वो 14 से लेकर के 18 साल तक की बताई गई। ये आपकी NEP 2020 में ही सारी चीज़ें मेंशन्ड है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं क्या इसके उद्देश्य थे। रिमूव इलिटरेसी मीन्स निरक्षरता को समाप्त करना है। डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, जितना हो सके उतना हमें सफल प्रयास करना है कि सबको समान अवसर मिले, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात करते हैं बिल्कुल ये यहाँ पर फिट होता है। प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर मीन्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास। फिर सोशल इक्वालिटी मीन्स सामाजिक समता की हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं, मीन्स सामाजिक समता या सामाजिक समानता की। अब कुछ हम लोग विशेषताएं देखते हैं किसकी, जो हमारी स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा की हम बात करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हुए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक यूनिवर्सलाइजेशन एंड कंपल्सरी मीन शिक्षा सबके लिए है, सार्वभौमिक एवं कंपल्सरी है मीन्स अनिवार्य है, इससे कोई आपसे अलग नहीं कर सकते, यानी कि कोई इसे छीन नहीं सकता है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं कि यहाँ पर हम बच्चों को फोकस में रख करके शिक्षा देना है हमें। फिर अगला इंक्लूसिव मीन्स समावेशी शिक्षा कि सब तक समान अवसर, सब तक शिक्षा की पहुंच। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड मीन्स तकनीकी आधारित शिक्षा हमें देनी है। फिर उसके बाद कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, इसमें क्या क्या ड्रॉप आउट रेट, है ना, जो विद्यालय छोड़ने की बात की जा रही थी, मतलब वही ना कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर दे रहे थे। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हाईटाउन कमेटी की, है ना, तो ये और सैडलर कमेटी ये सब इसीलिए तो आई थी ना कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और जो आपका स्टैग्नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, और आपका और सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे कि मतलब बच्चे ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं, नामांकन संख्या ज़्यादा हो रही है बट गुणवत्ता जो हो रही है वो शिक्षा की प्रभावित हो रही है। तो इन्हीं सबको कम करने के लिए, आई मीन इन सबको लाइक रिड्यूस करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, इस पर सलाह देने के लिए सारी कमेटीज़ का गठन हुआ था। तो बिल्कुल उसके बाद रूरल अर्बन गैप मतलब जो ग्रामीण और शहरी अंतर है ना, इस अंतर को, इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे लिए आई थी। उसके बाद क्वालिटी कंसर्न मीन्स गुणवत्ता की समस्या पर उस पर सुधार करने के लिए। फिर डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल असमानता को कम करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम इसके कुछ इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। तो एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल डेवलपमेंट मीन्स शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति का, एक राज्य का, एक परिवार का, एक राष्ट्र का, एक कह सकते हैं एक राज्य का, एक राष्ट्र का पूरा विकास हो सकता है। तो शिक्षा लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास की क्या है, एक रीढ़ है, मीन्स रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बैकबोन है। इट्स डेवलप्स व्हाट, सबसे पहले एक व्यक्ति का विकास होता है, फिर सोसाइटी का, फिर उसके नेशन का। ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये लाइक आगे चलता रहता है और चलता रहता है और चलता रहता है। इस तरीके से हमें देखने को सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ इवॉल्व
from a colonial system to a democratic, inclusive and modern system focused on national progress। मतलब कि स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा होती है वो औपनिवेशिक प्रणाली से, जो ब्रिटिशर्स का हमारे पे चल रहा था ना, उससे विकसित होकर के कहीं ना कहीं जो शिक्षा में मॉडर्नाइजेशन आता है, जो आधुनिकीकरण आता है, कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल का तो उस पर नो डाउट कि उस पर प्रभाव रहा। तो वही कह रहे हैं कि उससे निकल करके एक विकसित लोकतंत्र, समावेशी और आधुनिक प्रणाली को क्या होती है, जन्म देती है, उसको वो बन चुकी होती है, जो राष्ट्रीय प्रगति पर क्या करती है, केंद्रित होती है, जिसके थ्रू हमारे राष्ट्र का विकास होता है। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड गाइज प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपको क्या नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक करना, कमेंट करना, एंड जिसको नीड हो प्लीज़ उसको जरूर शेयर करें। एंड इस बेल आइकन को तो भाई आपको प्रेस करके रखना है इफ़ यू गाइज वांट टू अप टू डेट। ओके, अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आपको बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना होगा। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड एंड काम। थैंक यू सो